सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न वैद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर, उसको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। तो चलिए, आप सब लोग अपना ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। आगे की चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, अब तक हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको थोड़ा डिस्कशन किया था आपके साथ, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा यानी कि U के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो U का एक फॉर्मूला हमने याद रखना है, 1/4πε0 Q1 Q2 R। 1/4πε0 Q1 Q2 R, जहां पर Q1 Q2 जो है दो चार्जेस हैं, दो आवेश हैं अलग अलग, ठीक। और उनके बीच की दूरी जो है ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी जो है R है। तो ऐसा एक सिस्टम होगा, तो इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 R², ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक डाइपोल की यानी कि एक द्विध्रुव की, इसकी स्थितिज ऊर्जा की, तो हम सबसे पहले इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ऐसा फील्ड जहां पर जिसके सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो सेम है और दिशा भी क्या है, सेम है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने पढ़ी है कि वह क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा एक समान। तो इस तरीके का कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, यह हम ऐसे एज्यूम करते हैं। ठीक हो गया। चलिए, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। अब हमने क्या किया है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करते हैं। एक किसका इमेजिनेशन करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को इमेजिन करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, थीटा एंगल पर ये रखा हुआ है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको कि हमने क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हुआ है ना। वैद्युत द्विध्रुव में मैंने क्या बताया था, धनावेश और ऋणावेश होते हैं जो कि क्या होते हैं, समान परिमाण के होते हैं और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर होते हैं। ये इस द्विध्रुव का सेंटर है, सपोज O। ये क्या है, इस द्विध्रुव का सेंटर है, सपोज O, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये इसका -Q वाला चार्ज है और ये इसका +Q वाला चार्ज है, ठीक हो गया। इनके बीच की दूरी 2L होती है। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक L है और यहां से यहां तक बचा हुआ L है, ठीक हो गया। इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब कोई आवेश, अब किस तरीके से इसका प्रूफ होगा, प्रूफ देखिए। जब भी कोई आवेश या कोई चार्ज विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है,
सपोज ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक चार्ज को लाऊंगा, तो उस चार्ज पर बल लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है वो बल, और चार्ज ऐसे भी लग सकता है बल। मतलब जैसे ही मैं इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में रखूंगा, ये एकदम से मूव कर जाएगा, है ना, इस पर एक बल लगता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ऋणावेश होगा, तो वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में भागेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्षेत्र की दिशा के साथ उस पर बल लगता है, ये हमने देखा है। ठीक है, तो होता क्या है, होगा ये, यहाँ पर इन दोनों आवेशों पर, अब ये जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या करेगा, वो इन दोनों आवेशों को अलग अलग ट्रीट करेगा। ऐसे नहीं कि एक जैसा ट्रीट करेगा कि दोनों एक जैसे, नहीं, अलग अलग ट्रीट करेगा। तो इसको वो ऐसे बाहर की तरफ इस दिशा में धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बल लगेगा वो लगेगा -QE, और इस आवेश को वो क्या करेगा, इस आवेश को वो इस दिशा में धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये धनावेश है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो लगेगा F = +QE। ठीक हो गया, F = -QE और F = +QE, दो अलग अलग बल यहाँ पर हमको लगते हुए दिख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि हमने इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा है। और हमने ये भी पढ़ा है डेफिनेशन से कि जब कोई भी आवेश हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्षेत्र की दिशा क्या करती है, क्षेत्र क्या करता है, उस पर एक बल लगाता है। तो वो बल धनावेश होगा तो क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ही लगेगा, अगर ऋणावेश होगा तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगता है। ठीक हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें नोट डाउन कर लेते हैं, जो जो चीजें हमने इस फिगर में समझी है उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। माना इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम दे दीजिए AB। AB एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, एंगल कितना दे रखा है हमको, कितने एंगल पे रखा है हमने, थीटा एंगल पर रखा है। थीटा एंगल पर रखा है। द्विध्रुव के सिरों पर आवेश -Q व +Q है, जिनके बीच की दूरी AB जो है 2L है, वह O इस द्विध्रुव का, द्विध्रुव यानी डाइपोल जिसको हम कह रहे हैं, का केंद्र है। इसलिए AO बराबर BO बराबर L हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे इतनी बात को नोट डाउन करेंगे। जब फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है Q = -PE cos थीटा, U =
माइनस पीई कॉस थीटा, जहां पी का मतलब क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, थीटा पी व ई के बीच का कोण, एंगल। चलिए नोट डाउन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, और जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसको हम लिखते हैं ए डॉट बी। यही जो है ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इसी तरीके का है, ए बी कॉस थीटा, मतलब ये पी और ई सदिश का क्या है, अदिश गुणन है, डॉट प्रोडक्ट है। तो u इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं पी डॉट ई वेक्टर माइनस, मतलब P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र का जब मैं अदिश गुणन करूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि आप जानते हैं अदिश गुणन से जो राशि हमको मिलती है, जो क्वांटिटी हमको मिलती है, वो एक अदिश राशि होती है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी नोट डाउन करेंगे, इसको समझें, और फिर इसमें हम कुछ 2-3 केसेस को डिस्कस करते हैं। थीटा के अलग के लिए यदि ये द्विध्रुव कुछ इस तरीके से हो जाए तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, या फिर यदि ये द्विध्रुव जो है कुछ इस तरीके से हो जाए क्षेत्र के समांतर, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, या फिर ये माइनस इधर आ जाए और प्लस इधर आ जाए और ऐसे हो जाए, तो फिर उस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें हमको अभी कुछ स्पेशल केसेस के अंतर्गत डिस्कस करनी है, इनको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, तो कुछ विशेष स्थितियों के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। स्पेशल कंडीशंस, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस पीई कॉस थीटा, है ना, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। स्पेशल केसेस में नंबर 1 विशेष स्थितियों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। u इज इक्वल टू, यदि विशेष स्थितियों में बात करें, यदि थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले 90 डिग्री लिखें, यानी जो द्विध्रुव है वो लंबवत है क्षेत्र की दिशा की, तो पी ई कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसीलिए u इज इक्वल टू माइनस पीई आएगा, है ना, u इज इक्वल टू माइनस पीई आएगा। ये हमारी पहली विशेष स्थिति है। सेकेंड देखें, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब
जब द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र की दिशा के समांतर है, यानी डाइपोल जो है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू जो है वो 0 होती है और cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ पर, cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का PE आ जाएगा। एक और केस मैंने आपसे डिस्कस करा था इसमें कि ऐसा भी हो सकता है कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री हो जाएगा। cos 180 का मान भी आप याद रखेंगे, cos 180 का मान भी आप याद रखेंगे, cos 180 का मान -1 होता है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस PE। चलिए अब ध्यान से देखेंगे तीनों कॉन्फ़िगरेशन को। ये जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है जहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पर हमको मैक्सिमम टॉर्क यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण देखने को मिलेगा, अधिकतम बल आघूर्ण यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो केस होगा यहाँ पर हमको अधिकतम बल आघूर्ण देखने को मिलेगा। सेकंड जो केस है यहाँ पर हमको न्यूनतम यानी कि मिनिमम टाउ देखने को मिलेगा, यानी कि न्यूनतम बल आघूर्ण देखने को मिलेगा। न्यूनतम बल आघूर्ण मतलब कि ये वाला केस जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला केस क्या होगा? ज्यादा स्टेबल यानी कि स्थायी होगा, इसीलिए बल आघूर्ण जो है यहाँ पर मिनिमम है ना। इसके बाद जो लास्ट केस है यहाँ पर हमको u की वैल्यू प्लस PE दिख रही है, पर ये स्टेट जो है ये अनस्टेबल होती है, ठीक है। ये अस्थायी अवस्था है किसके लिए? द्विध्रुव के लिए, जिसको हमने विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो तीनों केसेस को याद रखेंगे इसमें, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगे होंगे और साथ ही साथ आपने कुछ नोट डाउन भी किया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।